चलो, आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा चैप्टर है, वो है 6th चैप्टर। इसका नाम है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी आसानी से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा होगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला कौन सा पेज नंबर है, मॉड्यूल का ही पेज नंबर है 1.109। अब पहला जो पेज है उसमें क्या बता रखा है, डेफिनेशन ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कंटिजेंट होता क्या है, कंटिजेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो या तो हो सकती हैं या नहीं हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंट। जैसे यानी कि अनसर्टेनिटी जहां भी होगी तो उस चीज के लिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे आपके, वहां कॉन्ट्रैक्ट आएगा कंटिजेंसी। कौन सी चीज है जो कि फिक्स है कि ऐसा चीज होगी से, तो सबसे पहला डेथ। ये जो चीज होती है वो क्या है, परमानेंट है। जो भी इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा, ठीक है। अब ये जो मरेगा वाली चीज है वो जल्दी भी हो सकती है और लेट भी हो सकती है। यानी कि इंसान 40 में भी मर सकता है, 30 में भी मर सकता है और 100 तक और 70 तक भी मर सकता है। तो ये चीज क्या है, परमानेंट। हाँ, ये चीज तो होगी। तो डेथ पे पैसा मिले या नहीं मिले, आप दूसरी बहुत सारी चीजों को कौन से में ला सकते हो, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ला सकते हो। अब कंटिजेंट में होता क्या है, आपको जानबूझ के वो चीज़ नहीं करनी है। अगर उसमें क्या होता है, रिस्क होती है। तो जब भी हम दूसरे चैप्टर पढ़ते हैं या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक रिस्क वाला भी आता है फैक्टर, कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या आती है, रिस्क आती है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। और उस इंश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने या कुछ नहीं करने को बोलता है, कब, किसी इवेंट में, जब या तो वो चीज़ होती है या नहीं होती है। एग्जाम्पल, अगर बाय चांस मैं यूरोप से बहुत सारे स्पाइसेस मंगा रही हूँ, मसाले मंगा रही हूँ, और उसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर बाय चांस वो स्पाइसेस या वो शिप डूब जाता है तो मेरे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे में मैं क्या करूँगी, जब मैं स्पाइसेस इंपोर्ट कर रही होंगी तो उस वाले शिप को हमेशा इंश्योर्ड करवा कर ही भेजेंगे। इंश्योरेंस के बिना कभी भी कोई शिप ट्रैवल नहीं करता है। अगर वो शिप रास्ते में डूब जाता है तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बाय चांस वो शिप नहीं डूबता है तो भी मेरा फायदा कि मेरा माल आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो रिस्क है उसे कवर कर रहे हैं। अगर बाय चांस शिप डूबता है, यानी कि टू डू या नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। कौन से इवेंट में, अगर कोई इवेंट होता है या नहीं होता है, तो यहाँ शिप डूबने पे क्या मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। अगर शिप नहीं डूबता है तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। डन। तो इस चीज को क्या बोल रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी जो होती है वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल 1, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख रुपीज। अगर क्या हो रहा है, बी का हाउस जल जाता है तो ऐसे में ए उसे क्या देगा, 1 लाख रुपए। बेसिकली कौन सा इंश्योरेंस है, साइड में लिखो फायर इंश्योरेंस है। ये वाली चीज किसका एग्जांपल है, फायर इंश्योरेंस का। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहो, अगर बाय चांस आपके घर में आग लग जाती है तो आपको क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। अगला आता है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी टू बाय हाउस 5 लाख रुपए इफ ही विल बी एबल टू सिक्योर अ बैंक लोन फॉर द अमाउंट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटिजेंट। अब ए ने बी को बोला कि मैं तेरा घर कितने रुपए में लेने को तैयार हूँ, 5 लाख रुपए में लेने को तैयार हूँ, पर उसके लिए शर्त है कि अगर मुझे 5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा बैंक से तो ही मैं तेरा ये वाला घर लूंगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो है पर क्या है, कंडीशन है। अगर वो कंडीशन पूरी हो जाएगी तो फिर वो क्या कर सकता है, वो परचेज कर सकता है। तो ऐसे में जहाँ कंडीशन होती है टू डू समथिंग और ऐसी चीजें जहाँ अनसर्टेनिटी है, वहां हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया है, डिफाइन कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल का मतलब होता है साथ वाले इवेंट। कोलैटरल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो साथ में चलती हैं। जैसे
किसी भी चीज़ के साथ में अगर आप कोई कंडीशन लगाते हो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कोलैटरल इवेंट इज एन इवेंट विच इज नाइदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो ये चीज़ क्या है, ये मानी गई है कॉमन सेंस, यानी कि ये काम तो आपको साथ में करना ही है, ठीक है। तो इसके लिए ना तो आपको अलग से पैसा मिलता है और ना ही कोई सामने वाला इस चीज़ के लिए आपको बोलता है। तो ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, डिफाइन कोलैटरल इवेंट। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख रुपीज अगर बी का हाउस जल जाता है। दिस इज ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हियर बर्निंग ऑफ हाउस इज नाइदर परफॉर्म्ड प्रॉमिस एज ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट नॉर द कंसिडरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी। The liability of A arises only on the happening of a collateral event. अब आग अगर वो खुद लगाएगा तो उससे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आग लगना जो है वो क्या है, कोलैटरल इवेंट है, यानी कि उस इवेंट पे सारे पेमेंट जो है वो टिका हुआ है। अगला आता है आपका A agrees to transfer his property to B if her wife die. अगर सी मर जाती है तो ए अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम कर देगा, ए के नाम कर देगा जब भी वाइफ मरेगी। यानी कि प्रॉपर्टी नाम करना जो है वो कौन से इवेंट पे बेस्ड है, वो उसकी वाइफ के मरने के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये क्या है, कोलैटरल इवेंट है, यानी कि उस चीज़ के होने पे ही आप क्या करोगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्टिव होगा, आपका पेमेंट एक्टिव होगा, इसे हम बोलेंगे कोलैटरल इवेंट। तो यहाँ वाइफ का मरना क्या है, कोलैटरल इवेंट है। यहाँ आग लगना क्या है, कोलैटरल। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, ऊपर बोल रखा है ना, ये वाला जो इवेंट है इसे कोई और दूसरा जो ना ट्रिगर नहीं कर सकता, यानी कि पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो उसे क्या नहीं करेंगी, ट्रिगर नहीं करेंगे। यानी कि अगर वो अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, अगर वो अपना घर खुद जला देता है तो पैसा नहीं मिलेगा। ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, अपने आप होनी चाहिए। अगला आता है एसेंशियल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें हैं जो कि होनी ज़रूरी है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग एंड द नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। इसमें क्या बोला है कि ये जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये एक इवेंट के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। शिप का डूबना अगर होगा तो पैसा मिलेगा, वाइफ का मरना अगर मरेगी तब पैसा मिलेगा, आग लगेगी तब पैसा मिलेगा, भूकंप आएगा, घर गिरेगा, डैमेज होगा तब पैसा मिलेगा। तो यानी कि सारी चीज़ें क्या डिपेंड करती है, किसी एक इवेंट पे डिपेंड करती है कि वो चीज़ होगी तो ही हमारे आगे के काम हो पाएंगे। अगला होता है द इवेंट रेफर्ड टू एज ए कोलैटरल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक इवेंट बता रखा होगा कि अगर ये इवेंट होगा तो हमारी चीज़ें एक्टिव होंगी। जैसे द इवेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। द इवेंट इज नाइदर परफॉर्म्ड बाय द नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड नॉर द कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन और प्रॉमिस से भी रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ ट्रिगर करेगा उस चीज़ को, उस कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे व्हेन ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग ऑफ व्हीट एंड बी एग्रीज टू पे द प्राइस ओनली आफ्टर। अब वो कंडीशन क्या लगा रहा है, यहाँ अंडरलाइन करो, ओनली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट इज ए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ एक कंडीशन लगा रहे हो, ए ने बी को बोला कि 100 किलो मुझे क्या देना, चावल देना, चावल के कट्टे देना। अगर आप मुझे ये 100 किलो चावल के कट्टे दोगे तो मैं ये से आज नहीं 1 महीने बाद पे करूँगा। अब क्या 1 महीना होना जो है वो क्या नहीं है, कंटिजेंट नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिजेंट नहीं है। कंटिजेंट में अनसर्टेनिटी रहेगी कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, लेकिन जो कंडीशन वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें सिर्फ कंडीशन होती है, जो कि चीज़ आपकी सर्टेन है कि 1 महीना पास होते ही वो क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। बिकॉज द इवेंट ऑफ विच बीज ऑब्लिगेशन इज मेड डिपेंड ऑन द प्रॉमिस इटसेल्फ एंड नॉट अ कोलैटरल इवेंट। तो ये कोई कोलैटरल इवेंट नहीं है, ये सिर्फ सामने वाले ने प्रॉमिस करा है। सिमिलरली अगर ए बोलता है कि अगर वो बी से शादी करेगा
तो उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा 1 लाख रुपए। तो यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या नहीं है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इसमें क्या है, लोगों के हाथ में पावर है काम करने की, जैसे ही वो शादी करेगा उसे पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज कंटिंजेंट नहीं है। कंटिंजेंट बेसिकली वहां आता है जहां रिस्क है, जहां हमारे हाथ में चीजें नहीं होती हैं, तब हम क्या लाते हैं, वर्ड कंटिंजेंट लाते हैं। जैसे मरना कंटिंजेंट है, बर्थ कंटिंजेंट है, शिप का डूबना या नहीं डूबना कंटिंजेंट है, वॉर जीतेगा या हारेगा कंटिंजेंट है, मैच हारेगा या जीतेगा कंटिंजेंट है। तो बेसिकली जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वहाँ है, और प्लस आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। अगर आपके हाथ में है वो बात, यानी कि आप वो काम कर सकते हो, ठीक है, शादी करना आपके हाथ में है कि आप कब करना चाह रहे हो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आज शादी करेगा तो आज 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ये कंडीशन वाले कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। A agrees to construct a swimming pool for B for कितने रुपए, 2 लाख रुपए, only if A and B agrees to make a payment only on the completion of the swimming pool। अगर मैं ये बोल रही हूँ स्विमिंग पूल जैसे ही तुम 2 लाख रुपए में बनाकर दे दोगे तो ही मैं तुम्हें पूरा पेमेंट करूंगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, प्लस इसमें पार्टीज के पास पावर होती है कि वो उस इवेंट को कंट्रोल कर सकती है। अगला आता है कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट मर विल और द प्रॉमिसर, यानी कि आपकी सिर्फ इच्छा पे डिपेंड करता है तो वो चीज़ें कंटिंजेंट नहीं मानी जाएगी। जैसे ए ने प्रॉमिस करा है बी को कि वो 1 लाख रुपए देगा इफ ही चूजेस, ठीक है, अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं 1 लाख दूंगा, इच्छा नहीं होगी तो मैं 1 लाख नहीं दूंगा, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फिर इफ ए प्रोमिसेस टू पे बी, if A promises to pay 1 लाख रुपए कि अगर बारिश होगी on 1 अप्रैल, A leave Delhi for Mumbai on the particular day, it is a contingent contract। यानी कि इसमें क्या है, अगर बारिश होगी 1 अप्रैल को तो वो क्या करेगा, दिल्ली से मुंबई आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बारिश करवाना हमारे हाथ में नहीं होता है। इट इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज गोइंग टू मुंबई इज एन इवेंट नॉट नो डाउट विथ एज विल बट रेनिंग इज नॉट मर्ली विथ हिज विल। तो ये जाना या नहीं जाना उसकी इच्छा के ऊपर है कि दिल्ली से मुंबई वो जाता है या नहीं जाता, पर बारिश होना या नहीं होना ये उसके हाथ की बात नहीं होती है। तो जहाँ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं वो चीज़ें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, ऐसी चीज़ें जो कि अनसर्टेन है और जो कि चीज़ सर्टेन नहीं है, यानी कि हम पहले से बाउंड नहीं है। ए एग्रीज टू सेल हिज एग्रीकल्चरल लैंड टू बी आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर एज ए मैटर ऑफ कोर्ट, द परमिशन वॉज जेंटली ग्रांटेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज। इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट कंटिंजेंट एज ए ग्रांट ऑफ परमिशन बाय द कलेक्टर वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी सारी तो ये वाली चीज़ मैं तुम्हें ये वाली ज़मीन मैं तुम्हें 5 लाख रुपए में, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉपर्टीज़ के पेपर कंप्लीट रखेंगे तो ये गारंटी है कि आपको कलेक्टर क्या दे देगा, परमिशन दे देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या नहीं मानते हैं, अनसर्टेन नहीं मानते हैं। अगला आता है रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। तो इसके रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट कहाँ से आते हैं, इसके रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट आते हैं आपके लॉ रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसमें बोल रखा है 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है, सबसे पहला 32 क्या बोलता है, 32 बोलता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एक्टिव होगा जब जो इवेंट उसमें ले रखा है वो फुलफिल हो जाता है। सबसे पहला क्या बता रखा है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हैपनिंग or a future contingent event, the contract cannot be enforced until, underline करो, the contract cannot be enforced until and unless the event happens. If the happening of an event become impossible, the contingent contract become void।
ठीक है, अगर दो तरीके के एग्जाम्पल है, इस पूरे चैप्टर में शिप का एग्जाम्पल बहुत चलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर शिप कहाँ से, यूरोप से इंडिया आ जाता है, तो जैसे ही वो आएगा आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। डन। अब इस वाली चीज में अगर शिप बीच में ही डूब जाता है तो क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 करोड़ रुपए वाला, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब शिप वापस नहीं आ सकता है। डन। तो यानी कि सिर्फ एक इवेंट के होने पे जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड या वॉइड हो जाएगा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ इम्पॉसिबल क्या है, डूबा हुआ शिप वापस नहीं आ सकता है। अगला आता है वेयर ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज made to do or not to do anything if in certain future event happen, it cannot enforce by law unless or until। अब इसमें बेसिकली ये बोल रखा है कि जब तक वो इवेंट नहीं होता तब तक कोर्ट के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो पेमेंट पहले ही करवा ले। यानी कि जब तक शिप डूबेगा नहीं तब तक इंश्योरेंस वाले आपको पैसा देंगे नहीं। अब किसी के पास में ये पावर नहीं है कि वो उस चीज़ को क्या करवा ले, पैसे निकलवा ले। A contract to pay B sum of money of rupees sum of money when B marries C। अब C क्या हो गई है, C मर गई। ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि मरे हुए लड़की से वो शादी नहीं कर सकता है। अगला क्या आता है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द इवेंट ऑफ नॉट हैपनिंग। अगर अब ऊपर हमने बोला है हैपनिंग वाले में कि अगर वो चीज़ होगी तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, प्लस अगर वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाता है तो ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ऊपर 2 पॉइंट पड़ा। अब 33 क्या बोलता है, ऑन नॉट हैपनिंग, अगर आपको पेमेंट किसी काम के नहीं होने पे मिल रहा है तो वाली चीज क्या है, वेयर P agrees to pay Q sum of money if a particular ship does not return। इसमें क्या है, अगर शिप डूब जाता है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर शिप वापस नहीं आता है तो आपको पैसा मिलेगा। तो नहीं आना जो है वो क्या है, आपका ट्रिगर पॉइंट है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि शिप नहीं आएगा, अगर शिप रास्ते में ही डूब जाएगा तो ये वाली जो चीज़ है अगर हम इसे चाहें तो नेगेटिवली फ्रेम करके भी कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। वेयर P agrees to pay Q a sum of money if a particular ship does not return, the contract become enforceable। कब enforce होगा, only when ship sink का मतलब क्या होता है, डूब जाएगा, so that it cannot return, जिसका फिक्स हो जाता है कि अब ये वापस नहीं आ सकता है। where A agrees to pay some of money to B if certain ship does not return, और अगर वो नहीं आता है तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगला आता है, अगर आप आने पे वो कर रहे हो, बेट लगा रहे हो, आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो शिप नहीं आएगा तो वो चीज़ वॉइड हो जाएगी, और अगर वो शिप आ जाएगा तो वो चीज़ वैलिड मानी जाएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of living person। अंडरलाइन करो इसे, कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। अगर किसी जिंदा आदमी के हाथ में वो इवेंट है तो वो चीज़ क्या नहीं मानी जाएगी, कंटिंजेंट नहीं मानी जाएगी। जैसे ये रहा, वेयर if a contract is contingent upon how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered as to become impossible when such person does anything which renders it to the impossibility। अगर बाय चांस आपके हाथ में कोई चीज़ है और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उससे कोई अनसर्टेन टाइम में ये पता पड़ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, अनस्पेसिफाइड टाइम में ये पता पड़ जाएगा कि अब ये इवेंट हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे में भी क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ये उसमें कंटिजेंसी बोला जाएगा। वेयर ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, अगर बी किससे शादी करता है, सी, पर क्या हुआ, ए ने बोला कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, पर उसकी बेटी ही ने किसी डी से शादी कर ली है तो क्या वो उससे शादी कर सकता, नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या हो गई है, इम्पॉसिबल हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट
करना, फॉलो करना। तो अब उसे पैसा फिक्स है कि नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा किस चीज़ के लिए दे रहा था? वो उससे शादी करने के लिए दे रहा था, पर उस लड़की ने ही किसी थर्ड पर्सन से शादी कर ली, तो अब वो क्या नहीं हो सकता है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इन फोर्थ एंड नाइट वाले उसमें क्या बोला था? द डिफेंडेंट प्रोमिस टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, कि अगर जब उसकी फादर की डेथ हो जाएगी तो वो उससे शादी कर लेगा। वाइल द फादर वॉज स्टिल अलाइव ही मैरिड अनदर वुमेन, अब उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली है। इट वॉज हेल्ड दैट इट बिकम इम्पॉसिबल दैट ही शुड मैरी द प्लेंटिफ एंड शी वॉज एंटाइटल्ड टू sue हिम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैंने किसी से प्रॉमिस करा है कि अगर मेरे फादर की डेथ हो जाती है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, ठीक है, अब फादर की तो डेथ नहीं है, उससे पहले ही मैंने किसी और से शादी कर ली है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं उसे इस चीज के लिए पैसा दे रही हूँ तो ये वाला इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, मुझे सामने वाले को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अ कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ specified event within a fixed time period। अब इसमें क्या बोल रखा है? contingent contract to do or not to do something is specified uncertain event within fixed time period। अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन में कंडीशन लगाई जाएगी कि शिप आना चाहिए, पर उसके साथ में एक और कॉमा करके लिख दिया कि शिप आना चाहिए कितने दिन में? अगर 80 दिन में शिप आ जाता है तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, नहीं तो हम क्या लेंगे? हम आपके गुड्स की डिलीवरी नहीं लेंगे। तो यूरोप से क्या हो गया? शिप चला, इंडिया आने वाला है, उन्होंने क्या बोला? 80 दिन में अगर ये शिप यहाँ पहुंच जाएगा तो हम है ना आपकी डिलीवरी जो है वो एक्सेप्ट मानेंगे, वरना हम आपकी डिलीवरी एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे। तो हमने ना सिर्फ कंडीशन लगाई है, बट कंडीशन के साथ टाइम पीरियड भी लगा दिया कि वो कंडीशन इतने टाइम पीरियड में फिक्स हो जानी चाहिए। जैसे अगर मैं 2 करोड़ का घर है, मैं ये बोल रही हूँ कि ये 2 करोड़ का घर मैं लेने को तैयार हूँ, अगर ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर वेल फर्निश्ड, तो ये क्या है? मैं ना सिर्फ कंडीशन लगा रही हूँ बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, उसमें टाइम पीरियड भी डाल रही हूँ। बिकम्स वॉइड एट द एक्सपिरेशन ऑफ फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो इसमें क्या है? जैसे ही आपका अगर इवेंट हो चाहे नहीं हो, वो टाइम पीरियड खत्म हो, आपको पता पड़ जाएगा कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है या फिर क्या है? वैलिड है। ए ने प्रॉमिस करा है बी को अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन ए ईयर। अब हम ना सिर्फ शिप रिटर्न की बात कर रहे हैं बल्कि साथ में क्या अंडरलाइन करा है? साथ में टाइम पीरियड भी अंडरलाइन करा है। द कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स इफ द शिप रिटर्न विद इन। तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब तक होगा, तब ही होगा जब वो शिप कितने में आ जाता है? 1 दिन में 1 साल में आ जाएगा। एंड बिकम्स वॉइड, अगर वो क्या हो जाएगा? अगर शिप जल जाता है 1 साल के अंदर अंदर तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ए ने प्रॉमिस करा है बी को टू पे अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। ये वाली चीज हो गई। अगला है सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या बोलता है? सेक्शन 36 बोलता है कंटिजेंट ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। कंटिजेंट एग्रीमेंट डू or not to do anything if a possible event happens are void, whether the impossibility of an event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। सबसे पहला क्या है? A agrees to pay B 1 lakh rupees if sun rises in the west next morning। This is a impossible event है और इसलिए ये क्या है? void है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सूरज कहाँ से उगेगा? पश्चिम से उगेगा, वेस्ट से उगेगा, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगी, ये वाली चीज क्या है? इम्पॉसिबल है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? void हो जाएंगे। अगला होता है ए एग्रीज टू पे कितने? अगर 1 लाख रुपए, अगर 2 स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है इनफाइनिटी पर मिलती है। तो इनफाइनिटी किसी ने नहीं देखा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन कभी मिलती ही नहीं है। अगला होता है
कंटिजेंट ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट, तो हमने कौन सा है, एक में फिक्स टाइम पीरियड है, दूसरे में टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, तीसरे में इम्पॉसिबल इवेंट है, पहले में काम होना है दूसरे में काम नहीं होना है, तीसरे में काम होना है लेकिन टाइम पीरियड में होना है, चौथे में काम होना है पर टाइम पीरियड में नहीं होना है, और पांचवे में क्या बोल रखा है, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि सूरज पश्चिम से उगेगा, वो वाली जो चीज़ है, ये सब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट बोले गए हैं। तो हमने 5 तरीके की कंडीशंस हैं जो कि किस में पड़ी हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पड़ी है। अब पूछते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और सट्टा लगाने में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर बताया है, अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट to do or not to do something with reference to a collateral event happening or not happening। और लेकिन वेजरिंग क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट। अब देखो वेजरिंग के आगे क्या लिखा है, एग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये पहली ही कंडीशन जो अपन ने सेक्शन 10 की असेंशियल कंडीशंस या फिर कॉमन सेंस वाली जो कंडीशंस पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल उसमें क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि लॉ ने मना कर रखी, वैसा ना तो कंसीडरेशन होना चाहिए ना ही पर्पस होना चाहिए। और ये जो है सट्टा जो है वो इंडिया में क्या है, इलीगल है, तो इसलिए इसे क्या वर्ड दिया गया है, एग्रीमेंट बोला है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट का फीचर नहीं है, ये वाला फीचर मिसिंग है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ विथ रेफरेंस टू अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बोला है, कंटिजेंट में होता क्या है, एक ही जना पैसा दे रहा होता है और दूसरा जना अपनी रिस्क कवर कर रहा होता है, लेकिन जब हम शर्त लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, तो दोनों लोगों में से किसी एक को पैसा देना होता है। कैसे, अंतर समझो। कभी भी ऐसा हुआ है, जैसे अगर इंश्योरेंस है तो अगर शिप डूब जाता है तो आपको पैसा मिलेगा, क्या अगर शिप नहीं डूबता है तो हमें कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, कंटिजेंट में हमेशा एक पार्टी पैसा दे रही होती है और दूसरी पार्टी अपना रिस्क कवर कर रही होती है। लेकिन वेजरिंग में क्या होता है, अगर बाय चांस मैं इंडिया पे सट्टा लगा रही हूँ कि आज इंडिया जीतेगी, तो अगर बाय चांस मैं हार जाती हूँ तो मुझे अपना पैसा देना पड़ेगा किसे, उस बंदे को जिसने ये बोला था कि आज पाकिस्तान जीतेगा। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, दोनों पार्टीज की कौन सी लगी हुई होती है, मॉनेटरी बेनिफिट जो होता है वो लगा हुआ होता है, मॉनेटरी इंटरेस्ट दोनों का रहता है इसमें, और इसमें आप पैसा एक्सचेंज करते हो, यानी कि कौन किसको देगा पैसा, ये वाली चीज़ किस में होती है, वेजरिंग में होती है। ठीक है, सबसे पहला जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर वेजरिंग में हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोमिस होता है। जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, कोलैटरल है। कोलैटरल इन सेंस कि यानी कि अगर ये वाला इवेंट होगा तो ही आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा, यानी कि डिपेंडेंसी पहले वाले में ये सिर्फ ट्रिगर वाला पॉइंट होता है। लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अनसर्टेन इवेंट ही क्या होता है, मेन कोर फैक्टर होता है। अगर बाय चांस मैं ये कह रही हूँ कि आपको मैं ये वाला घर अलॉट कर दूंगी, तब अलॉट करूंगी अगर आप ये मैच जीत जाते हो, तो मैच का हारना और जीतने पे मुझे क्या मिलेगा, घर मिलेगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या करती है, कोलैटरल इवेंट है। लेकिन अगर आपके जीतने पे मैं आपको पैसा दे रही हूँ और हारने पे आप मुझे दोगे, ये वाली चीज़ वेजरिंग होगी। पर अगर आप मैच जीत जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये आपसे ऐड ऑन हो जाएंगे। ये चीज़ क्या है, आपकी कोलैटरल है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी वेजरिंग इन नेचर। जो वेजरिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वेजरिंग नहीं होता है, पर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कंटिजेंट रहेगा। कंटिजेंट क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें जो इवेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है, मैच हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो बेसिकली जहां पॉसिबिलिटी 50-50 होती है वहीं क्या आता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज
पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंटिजेंट। अब जो हमारे कंटिजेंट पार्टी है उसका इंटरेस्ट होता है किसमें, मेन चीज में, बोले तो सब्जेक्ट मैटर में। जो शिप है वो हमारे लिए बहुमूल्य है, इंपॉर्टेंट है। अगर शिप डूब जाएगा तो भले इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाए, पर हमारा इतना बड़ा जो माल था वो सारा डूब जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट किसमें है, इंश्योरेंस में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट होगा उस शिप के वापस आने में और उसके माल में इंटरेस्ट होगा। डन। लेकिन जब हम वेजरिंग करते हैं तो वेजरिंग में आपका सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैच जीतो या हारो हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिलेगा। तो यानी कि जितनी खुशी मैच जीतने या हारने की नहीं होती उतना वो पैसा जीतने और हारने की होती है। पर यहाँ पैसे से मैटर नहीं है, यहाँ कंटिजेंट में किससे मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगला आता है डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉसेस। तो इसमें क्या होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑन म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस, कि अगर एक जीता तो दूसरा हारा और दूसरा हारा तो पहला जीता, ऐसा वाला नहीं है। पर वेजरिंग में ऐसा ही होता है कि लॉसिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर करती है, कि मैच में सिर्फ आप हारे या जीते ये वाली चीज मैटर करेगी। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, लेकिन वेजरिंग क्या है, इलीगल है, इसलिए वो क्या हो गई, वॉइड हो गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कौन सा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करते हैं, टू हैपन और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करते हैं। ये वाली चीज़ें कभी भी प्रॉमिसर या प्रॉमिसी के हाथ में नहीं होती है वो इवेंट, इसलिए हम साथ में क्या लेते हैं, इंश्योरेंस। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं इंश्योरेंस वाली चीज़ें हैं, गारंटी है, और कौन सी है, इंडेमनिटी है। अगला आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ही लाइन आती है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ये कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ क्या होता है, हालात और परिस्थिति में हुई शादी जैसा है। यानी कि हालात कुछ ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से आपने क्या करा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ा। ये जिम्मेदारी है जो सरकार ने नागरिक होने के नाते आपको दी है। नागरिक कहो, ह्यूमैनिटी कहो, कि ये वाली चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अब क्या होता है, अब इसे क्यों नहीं बोलते हैं, नाम तो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट पर इसे क्या बोला गया है, इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कोई ऑफर नहीं होता है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ये फ्री कंसेंट नहीं होती है, कंसिडरेशन नहीं होता है, इवन राइटिंग या ओरल कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। पर फिर भी अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, उसमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगी। देखो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सिंपल प्रिंसिपल हैं। क्वाजी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन मैक्सिम्स, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट टू अदर पर्सन इज लॉस। अगर आप किसी दूसरे के दुख पे अपना रईसी बना रहे हो या सुख मना रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। जैसे अ ट्रेडमैन लीव्स, अगर ए ने गलती से क्या कर दिया है, अपना सामान आप क्या भूल गए हो, तो आपको वो सामान खुद को नहीं मान लेना है कि ये सामान मेरा हो गया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो, उस चीज़ को पे करो, उस चीज़ को वापस रिटर्न करो। अगला आता है ए पेज सम मनी टू बी बाय मिस्टेक। अब 20 के नोट की जगह 50 का दे दिया तो सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, 30 रुपये मुझे वापस रिफंड करे। A fruit parcel is delivered under a mistake to R who consumes fruit thinking them as birthday present. R must return the parcel or pay for the fruit. अगर आपको वो दिल तो पागल है देखी है, हाँ दिल तो पागल है, जिसमें शाहरुख खान वाला पार्सल और माधुरी दीक्षित वाला जो पार्सल है, एक में होते सैंडविचेस और दूसरे में होते हैं आपके वो केक होता है। तो जो शाहरुख खान होता है वो गलती से सैंडविचेस की जगह केक वाला ले आता है और सैंडविचेस वाला कोई और ले जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो वापस रिटर्न करने जाता है माधुरी दीक्षित को, उसका
पार्सल। तो जब पता पड़ता है कि आपने क्या कर लिया, उन लोगों ने सैंडविच, जिनको केक था जिनका, तो उन्होंने उसकी सैंडविचेस खा चुके होते हैं, तो वो केक तो रिटर्न कर ही देता है। सामने वाले की जिम्मेदारी थी। अब बीइंग लॉयर बोलो या CS बोलो, या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, तो सामने वाले की जिम्मेदारी थी कि वो उसे क्या ऑफर करे कि आप ये सैंडविचेस की पेमेंट ले लो। क्यों? क्योंकि आपने गलती से उसने कंज्यूम कर लिया, जानते हुए भी कि वो चीज़ आपको बिलोंग नहीं करती है। डन। अगला, दीज रिलेशंस आर कॉल्ड क्वाजी contractual obligations. In India, it is also called certain relation resembling those other created by contract. ये रहा। साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं? In the first place, such a right is always a right to money, generally, though not always to liquidate the sum of money. यानी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे क्या करो, पैसा दो किसी भी तरीके से। फिर दूसरा, सेकंड क्या बता रखा है? इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी कंसेंट बट इम्पोज्ड बाय द लॉ। अब इसमें अंडरलाइन, ये पूरी लाइन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ये लाइन लिखनी है। क्यों लिखनी है? इवन अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तब भी ये लाइन लिखनी है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टीज के बीच में, लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किसने इम्पोज करा है? लॉ ने इम्पोज करा है आपके ऊपर। अगला आता है थर्ड, द राइट which is available not against all the world but against a particular persons only in respect of contractual। तो ये आपके राइट पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं है बल्कि पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट है, या कि नहीं कि आपके हक तो है पर वो हक आप किसी दूसरे से मांग सकते हो, उसके सिवाय और कोई आपको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं दे सकता है। अब किसके कौन कौन है जो कि इसमें आते हैं? सबसे पहला आता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड। इफ अ पर्सन, ये रहा क्लेम्स फॉर नेसेसरी, अंडरलाइन करो, नेसेसरीज supplied. If a person incapable of entering into a contract or anyone to whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessary suited to his conditions of in life, the person has to furnish such supplies जो भी उसे मिलता है, और from the property of such, underline करो, reimburse। अब इधर ये हाईलाइट कर लेना हमेशा, reimburse from the property of सच इनकेपेबल पर्सन। पहली बात तो यहाँ इनकेपेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? इनकेपेबल का मतलब तो 3 होता है, या तो वो माइनर था, या फिर वो ड्रंक था, या फिर उसे लॉ ने क्या कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से मना कर रखा था। अब ऐसे में आप किसी को क्या देते हो? बेसिक नेसेसरी चीज़ें देते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे पैसा वापस लो। पर अगर हमने अभी पढ़ेंगे कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है, इवन माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है पेमेंट करने की, तो फिर ये सामने वाला भला कैसे बनेगा? तो ऐसे में बोला गया है कि अगर आपने उसे कोई नेसेसरी चीज़ें दी है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, अंडरलाइन इसलिए बोला है, उसकी जो भी बिलोंगिंग है आप उसे बेच कर क्या कर सकते हो? पैसे ले सकते हो। जैसे ए ने सप्लाई करा बी को अ लुनेटिक और अ माइनर, लुनेटिक का मतलब पागल, ये माइनर है, विथ नेसेसरीज सूटेबल फॉर द कंडीशन इन लाइफ। तो एक की ये जिम्मेदारी है कि वो बी की प्रॉपर्टी में से क्या कर लेगा? उसे बेच के उसमें से पैसा लेके उस नेसेसरी चीज़ों को पूरा कर सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा है और मैं उसकी एजुकेशन से रिलेटेड पूरा खर्चा कर रही हूँ, सारी चीज़ें उसे दे रही हूँ, तो बाद में मैं क्या कर सकती हूँ? उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी मैं उसे बेच के अगर मैं चाहूँ तो उस अपना पैसा जो है, जो मैंने फीस के तौर पे उसका भरा है, वो वापस रीएम्बर्स कर सकती हूँ।
अगला आता है पेमेंट ऑफ एन इंटरेस्टेड पर्सन। Payment by an interested person, a person who is interested in the payment of money which is bound by the law to pay, or who therefore pays it, entitles to the reimbursement by the other. B. Holder land in Banga on lease granted by A। ठीक है, ए जमींदार है और बी उसकी वो प्रॉपर्टी ले रखी है। द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग एन एरियर। अब है ना, बहुत साल तक उसने जो रेवेन्यू देना था, जो टैक्स देना था, वो दिया ही नहीं है। जो उसकी वो है प्रॉपर्टी जो है वो सरकार ने क्या कर दी है, बेचना चाह रही है और इसलिए एडवर्टाइजमेंट दिया। अंडर द रेवेन्यू लॉ द सीक्वेंस ऑफ द सेल मस्ट बी annulment of B's lease, and to prevent the sale the consequences of annulment of own lease pays the government due sum from A। A is bound to make good to B द अमाउंट सो पेड। अब देखो क्या है, प्रॉपर्टी है, ए जो है वो जमींदार है, उस जमींदार ने क्या कर रखा है, लीज पे प्रॉपर्टी दे रखी है बी को। अब बी को अगर प्रॉपर्टी दे रखी है तो ऐसे केस में अब आपने क्या करा है, एरियर ही नहीं भरा है, बहुत लंबे टाइम तक टैक्स नहीं भरा है, सरकार ने उठाई और आपकी ज़मीन बेचनी चालू कर दी है। तो अगर वो बेचता है और ए जो है वो उसके बदले में उसका पूरा टैक्स भर देता है और प्रॉपर्टी खरीदता है, तो बी की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी टैक्स भरना, बी की जिम्मेदारी है कि जो भी पैसा बचेगा उससे वो क्या करेगा, ए का पेमेंट करेगा कि भाई आपने इतना मेरा टैक्स भर दिया है, अब मैं आपको ये पैसा देता हूँ। तो अगर आपके बिहाफ पे कोई और आपका पेमेंट कर रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप उसे उस पेमेंट को रिफंड करो, यानी कि वापस रीपे करो, अगर उसने आपके बिहाफ पे किसी और को पेमेंट करा है तो। जैसे मैं और मेरा दोस्त एक जगह खाना खाने गए, मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया है, तो अब ये मेरी नैतिकता होती है कि मैं उसे क्या करूँ, पे कर दूँ वो वाला अमाउंट जो कि उसने शादी में दिया है। Obligation of a person enjoying benefit of non-gratuitous act, अंडरलाइन करो non-gratuitous act। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग टू अदर person and delivers anything to him not intending to be so gratuitously, and such other persons enjoys the benefit, the latter is bound for the compensation। अगर मैं किसी को, सामने वाले को बिना दान धर्म के कोई काम कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि भाई मैं ये दान नहीं करती, जब तेरे पास पैसा हो तब दे देना, तो ऐसी चीज़ों के लिए ये मेरा हक है कि जब भी उसके पास पैसा आएगा मैं उससे वो पैसा मांग सकती हूँ। अगर मैं किसी की फीस भर रही हूँ तो एक तो होता है कि मैं फीस भर दूँ और उसके बाद ये बोलूँ कि ठीक है तुम पढ़ लो, मेरे पास है इतना पैसा कि मैं तुम्हारी फीस भर सकती हूँ। ठीक है, तो ये है ग्रेटिट्यूस, यानी कि मैं दान ही करना चाहती थी। दूसरा सेंटेंस ये है कि ठीक है मैं तुम्हारी फीस भर रही हूँ, जब तुम बन जाओ सीए या फिर जब तुम कमाने लग जाओ तब पे कर देना। तो अब ये क्या है, ये नॉन ग्रेटिट्यूस है कि मेरी इच्छा है कि तुम मुझे पे करो, अभी नहीं कर सकते तो फ्यूचर में पे करना, और इसलिए ये चीज़ मेरा क्या बन जाएगा, हक भी बन जाएगा। तो सामने वाला किस सेंटेंस में किस तरीके से आपको पैसा दे रहा है, दान के लिए दे रहा है या बिना दान के लिए। अगर दान के लिए दे रहा है तो फिर आप कभी मांग ही नहीं सकते हो, पर अगर आप वो दान की दृष्टि से नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए दे रहा है और बोल रहा है कि बाद में आप पे कर देना, तो ये उसका हक होता है कि वो क्या आप करें, बाद में आपको पेमेंट मिले। द अबव can be illustrated in this, where the K government servant was compulsory retired by the government. He filed a writ petition and obtained an injunction against the order. He was reinstated and was paid salary, but was given no work. उसे कोई काम ही नहीं दिया, सैलरी दे रहे हैं, उसे रिटायरमेंट उसका आगे भी बढ़ा दिया। In the meantime, government went on appeal. The appeal was decided in favor of the government. K was the director to return the salary paid to him during the period of ठीक है, इसमें क्या होता है
एक बंदा है जो कि कौन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि सरकारी नौकरी करता था। अब सरकारी नौकरी के बाद उसे क्या हो गया, कंपलसरी रिटायर हो गया। उसे है ना रिटायरमेंट 60 पे ही हो गया। तो उसने क्या कर दिया, हाई कोर्ट में जाके रिट लगा दी। रिट कब होता है, जब हमारे नैतिक हक लिए जाते हैं। तो मैंने ये बोला कि भाई बाकी दुनिया में ये वाली जो सर्विस है वो 63 तक चलती है और अपने इंडिया में ही क्या करी जाती है, 60 पे दी जाती है। ऐसे केस में आप है ना हमें भी नहीं कर सकते। और मैंने बहुत जोर शोर से तैयारी करी, मेरे लॉयर ने भी तैयारी करी, हम हाई कोर्ट में जीत गए। अब जीत तो गए, ठीक है, अब मुझे वापस कहाँ रख लिया, वापस मैं नौकरी करने लग गई। अभी 63 की नहीं हुई हूँ और अभी 61 की ही हुई हूँ। मैं वापस नौकरी करने लग गई। अब नौकरी पे मुझे काम नहीं दिया गया पर सैलरी दे रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं। पहली बात वो तरीका भी गलत है। अब मुझे सैलरी मिल रही है क्योंकि सरकार के अगेंस्ट ही मैंने क्या करा था, केस करा था। सरकार वापस कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जीत गई, मैं हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दुनिया का लॉ हमारे ऊपर नहीं लगता, हमारे यहाँ रिटायरमेंट की एज कितनी है, 60, तो 60 ही मानी जाएगी। अब मैंने ये 2 साल जो काम करा है, जो सैलरी उठाई है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वापस मुझे उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करनी पड़ेगी। वो पूरी सैलरी क्यों रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरा हक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुझे 60 के बाद नौकरी नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, जितना भी बेनिफिट आपको मिला होता है, जो कि ग्रेटिट्यूअस रही है, क्या सरकार दान कर रही थी, नहीं कर रही थी, तो जो कि ग्रेटिट्यूअस नहीं है, मुझे हमेशा वो चीज़ क्या देनी पड़ेगी, वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। डन। ये केस इंपॉर्टेंट है, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अंडरलाइन कर लो इसे, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अ ट्रेडमैन लीव्स गुड टू बीज हाउस बाय मिस्टेक, ठीक है, बी ने उसे अपना समझ लिया और उसे क्या करना पड़ेगा, अब वो गुड्स अगर ए कभी भी मांगता है तो उसे वो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपके घर पे कोई चीज़ भूल कर चले जाता है तो उसे अपना मानने की भूल ना करें, ठीक है, वो उस बंदे को ढूंढें और वापस दें। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ये आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। भले ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई कंसिडरेशन डिसाइडेड नहीं है, पर आपको बाउंड हो कि आप वो गुड्स उसे रिटर्न करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ द गुड्स जो होता है वो कस्टडी, वो एज ही इज अ बेली, उसे कैसे कंसिडर करा जाता है, जैसे कि वो बेली है। अब फाइंडर ऑफ द गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, सबसे पहला टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज इन ऑर्डिनरी प्रोसेस। तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास कोई चीज़ भूल कर चले गए हैं तो आपको उस चीज़ को ऐसे रखना है जैसे कि वो आपकी है, ठीक है। दूसरा, नो राइट ऑफ द अप्रोप्रिएट द गुड्स, आप उस चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, यानी कि उसे यूज़ नहीं कर सकते हो। टू रीस्टोर द गुड्स टू इट्स ओनर इफ फाउंड, जब उसका इंसान मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ आपकी थी, ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। ए पिक्ड अप अ डायमंड ऑन द फ्लोर, पिक अप अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ की शॉप से, हैंडेड ओवर द सेम टू एफ टू कीप इट अंटिल द, इसका जब असली बंदा नहीं आ जाता। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट, जो ट्रू ओनर था कुड नॉट बी फाइंड। आफ्टर लैप्स ऑफ सम वीक एच tendered to F to be lawful expense incurred by him and request to return the diamond to him. F ने refuse कर दिया, F ने मना कर दिया ऐसा करने से दुकान वाले ने। Held F must return the diamond to H as he was entitled to retain the goods found against anybody, ठीक है। चलो, अगर इसमें क्या बोला गया है, अगर बाई चांस मैं ना सुनार के यहाँ गई थी, ज्वेलर के यहाँ गई थी और मैं वहाँ बहुत सारी ज्वेलरी देख कर आई, कुछ चीज़ें परचेज भी कर ली, पर उन सब के चक्कर में क्या हुआ, मेरे इस अंगूठी का जो डायमंड था वो वहीं गिर गया। बाद में कौन आया, एक एच आया, ठीक है। एच जो था वो हॉलिन था। हॉलिन जैसे ही आया उसने देखा कि यहाँ नीचे डायमंड पड़ा हुआ है चेयर के नीचे, तो उसने उठाया और किसको दे दिया, दुकान वाले को दे दिया। दुकान वाले को देकर ये बोला कि जब भी इसको आपको पता पड़ जाए कि ये किसी के ना अंगूठी का लग रहा है डायमंड, ये नॉर्मल वाला डायमंड नहीं है, तो आप इसे दे देना, ठीक है। एफ ने बहुत कोशिश करी, मतलब उसने एडवर्टाइजमेंट भी दिए, सब जगह कॉल करके भी देखा और सारी चीज़ें पता करी, पर नहीं मिला। कुछ टाइम के बाद कौन आता है, वापस आता है एच। कौन आ रहा है, एच आता है। एच टेंडेड टू एफ लॉफुल एक्सपेंस,
ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका ओरिजिनल वाला आता है वो क्या बोलता है कि अगर आपने ये चीज़ ढूंढी है तो ये चीज़ क्या कर दीजिए, आप इसमें से खर्चा ले लीजिए और बाकी मुझे मेरा डायमंड दे दीजिए। तो एफ की जिम्मेदारी है कि जो उसका एक्चुअल ओनर है उसे वो क्या कर दे, उसके गुड्स वापस कर दे। कभी भी आपके गुड्स कोई और नहीं रख सकता है। चलो, H turned into F lawful expense दे दिया and requested to return the diamond to him. F refused कर दिया, held F को return करना पड़ेगा H as he तो इसमें जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है, अब पहली बात तो एफ जो है वो दुकानदार है। लड़ाई किस चीज़ की है, एफ दुकानदार है और जो एच है उसे गुड्स मिले थे। तो एच क्या बोल रहा है, दुकानदार को ये बोल रहा है कि भाई जो डायमंड था वो तो मुझे मिला था, आप क्यों रख रहे हो, ठीक है, आपने ढूंढा आपको नहीं मिला, तो अब एक काम करो, ये वाला डायमंड मुझे दे दो, जब मुझे मिल जाएगा एक्चुअल ओनर तब मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखो इसे राइट है अगेंस्ट पूरी दुनिया के सिवाय उस सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के अगेंस्ट। तो यानी कि वो क्या बोल रहा है, एच जो है उसके पास ये डायमंड रहेगा, दुकान साइड में लिखो एच के पास डायमंड रहेगा, शॉपकीपर के पास डायमंड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एच ने वो डायमंड ढूंढा था, एफ ने नहीं ढूंढा था। तो जब तक उस डायमंड का एक्चुअल ओनर नहीं आ जाता है, किसके पास रहेगा, फाइंडर ऑफ द गुड्स के पास ही वो चीज़ रहेगी। पी A customer in D's shop put down a brooch worn on her coat and forget to pick it up. One of the D's assistant D के असिस्टेंट ने फाइंड कर लिया एंड पुट इट इन द ड्रॉवर ओवर द वीकेंड। मंडे को उसने डिस्कवर करा कि वो तो गायब हो गया है। डी वॉज हेल्ड लायबल फॉर द एब्सेंस ऑर्डिनरी केयर। ठीक है, अगर बाय चांस क्या होता है, मैं एक दुकान पे जाती हूँ और एक ब्रोश लगा रखा होता है, अब मैं बहुत सारे ब्रोश ट्राई करती हूँ लेकिन उस चक्कर में मेरा वाला यहीं रह जाता है, अब मैं चली जाती हूँ। अब मैं उस दुकान वाले ने अच्छे से उसे कहाँ रख लिया, ड्रॉर में रख लिया, पर जब मैं मांगने आई कि देखो मेरा वो यहाँ रह गया होगा, बोले हाँ मैडम मैंने रखा था ड्रॉर में, और जैसे ड्रॉर खोली तो वो डायमंड था ही नहीं, वो ब्रोश था ही नहीं। अब क्या करें, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो शॉपकीपर है वो मुझे पे करेगा उस ब्रोश के लिए। क्यों करेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी, फाइंडर ऑफ द गुड्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उन गुड्स को बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी से रखे जैसे वो उसके हैं, नहीं तो आपको भले ही कुछ मिला नहीं पर नुकसान जरूर होगा आपका। अगला आता है मनी पेड बाय मिस्टेक और ऑन कोर्जन। अगर आप गलती से पे कर देते हो, किसी को ज़्यादा पे कर देते हो, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आपको रिफंड मिले। A payment of municipal tax made under mistaken belief or because of misunderstanding of the terms of lease was recovered from the municipal authority। अगर बाय चांस मैं किसी एक टैक्स है, वैसे तो मैं टैक्स स्लैब 20% में आती हूँ, पर मैंने गलती से 30% पे कर दिया, तो ये है ना उनकी जिम्मेदारी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि जितना भी टैक्स मैंने ज़्यादा पे करा है वो मुझे क्या करें, रिफंड करें। एक बहुत अच्छा केस है ऐसे वाले उसमें कि क्या हुआ था कि बीच में सरकार, कई लोग क्या करते हैं एडवांस टैक्स भरते हैं और कई लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं। यानी कि मुझे पता है कि मुझे साल का 80,000 टैक्स भरना है, पर तो भी मैं जानबूझ के कितना भर देती हूँ, 1 लाख भर देते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि 1 लाख भर दिया। अब एक बार सरकार ने क्या करा, सरकार बोलो या फिर बोलो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने रिफंड ही नहीं करा, किसी का पैसा रिफंड नहीं करा। जब उन्होंने बोला कि ठीक है, और फिर बाद में किसी ने बोला सर हमारा रिफंड नहीं आया, सर हमारा रिफंड नहीं आया, कंप्लेन आई, तो बोला कोई बात नहीं, अगले साल भी तो टैक्स भरोगे, हम उसमें एडजस्ट कर देंगे आपका। तो अगर अगले साल आपको 80,000 भरना है तो 80,000 ना भर के 60,000 ही भरना। एक बंदे ने इसके अगेंस्ट कोर्ट में वो डाल दी, रेट डाल दी कि है ना ये लोग हमारा पैसा रिफंड नहीं कर रहे बल्कि एडजस्टमेंट करने को बोल रहे हैं कि अगले साल की टैक्स पे एडजस्ट कर देंगे। तब फिर हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, आपका काम है कि अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ गया है गलती से, तो आपको वो रिफंड करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट वाली चीज़ कुछ नहीं होगी, ठीक है, और बल्कि इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा अगर आप लेट हो जाते हो तो। अगला मनी पेड बाय मिस्टेक, ये चीज़ समझ में आ गई। अगला आता है सिमिलरली अगर ऐसा कुछ भी पैसा मिलता है, फिर ट्रैवल टिकट कर रहा था और उसने बोला 5 रुपये पेनल्टी और कंपाउंड ट्रांजैक्शन,
ट्रस्टी ने इसके अगेंस्ट स्यू कर दिया। चलो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहला तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, द असेंशियल्स ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। असेंशियल्स ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ऑफर नहीं होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता, कंसिडरेशन नहीं होता, सिर्फ लाइबिलिटी ही लाइबिलिटी होती है, और कुछ कुछ राइट होते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन, फाइंडर ऑफ द गुड्स, और इन सब के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है? ऑफर होता है, कंसिडरेशन होगा, एक्सेप्टेंस होगा, सारी चीज़ें होंगी। जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है? लॉ ने हमारे ऊपर इम्पोज करा है, पर जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है वो हम अपनी कंसेंट से क्या करते हैं, उसमें आते हैं। डन। तो यहाँ चैप्टर आपका खत्म होता है। ये चैप्टर कौन सा खत्म हुआ है? ये चैप्टर है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें 4 चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहला कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके फीचर्स, वेजरिंग वाली चीज़ें, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा है आपका? वो है आपका फाइंडर ऑफ द गुड्स, जो कि पार्ट ऑफ ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। ये चैप्टर आज खत्म। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करना, एक में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी क्वेश्चन आंसर्स, और ये किस तरीके के हैं, छोटे छोटे रील्स ये वो बनाकर कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स करना है। या फिर कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना।